चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या है। व्हाट इज सेल, डिफाइन कैसे करेंगे। तो अपन बोलते हैं सेल को, हाँ, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं अपन सेल को। व्हाट इज सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो डिस्कस करते हैं इनको क्यों ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, है ना। तो भाई सेल को अच्छा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन ने अभी तक इसके पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो उसमें मोनेरा में कौन आते थे, मोनेरा प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और प्रोटिस्टा और जो प्लांटिफंजाई एलिमेलिया है उनमें मल्टी सेलुलर थे, है ना। और जैसे प्रोटोजोआ भी थे। प्रोटोजोआ किस में आते थे, ये प्रोटिस्टा में। और बैक्टीरिया वगैरह किस में आते थे, मोनेरा में। तो ये सब क्या थे, ये तो यूनिसेलुलर थे। और जो बाकी के किंगडम है उसमें मल्टी सेलुलर थे। तो अपन ने क्या देखा, कोई भी लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कम से कम यूनिसेलुलर तो हो गई, है ना। जैसे अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल से भी छोटा हो, सेल से कम नहीं। ठीक है, जैसे सेल के अंदर होता है बहुत कुछ चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, राइबोसोम है, कई चीज़ें हैं। ये भी लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लिविंग मॉलिक्यूल। लेकिन अकेला माइटोकॉन्ड्रिया बस है अगर कोई, तो इंडिपेंडेंटली जी सकता है ना, ये भी अपने आप मर जाएगा, है ना। तो कम से कम लिविंग होने के लिए एक सेल तो होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट लिव करने के लिए कम से कम एक सेल तो होनी चाहिए, या किसी को लिविंग होना है तो एक सेल ज़रूरी है। एक सेल से छोटा अगर कोई है तो फिर वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि सेल को ये सब मिला के सेल बनती हैं, है ना। ये अपने आप में लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना अपना काम करते हैं ये। लेकिन ये अकेला हो अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पे, तो अपना काम नहीं कर पाएगा, मिलजुल के वो साथ में कर सकता है। ठीक है, मतलब एक कम से कम सेल यूनिट तो होनी ही चाहिए, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इन्हीं से बना है ना। जैसे मल्टी सेलुलर है तो सेल खूब सारी सेल मिला के ही तो बनता है। सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से, है ना। तो इसलिए अपन ने बोल दिया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको फंक्शनल यूनिट भी बोल रहे हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे लाइफ के जो भी फंक्शंस हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कौन करता है, सेल ही करती है। ठीक है, तो लाइफ के सारे फंक्शन सेल कर रही है, इसलिए इसको बोल दिया फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सारे ऑर्गेनिज्म है, उनका स्ट्रक्चर भी किससे बना है, सेल से। और बेसिक इसलिए बोला क्योंकि इससे छोटा कोई नहीं, इससे छोटा होगा तो लिविंग नहीं होगा फिर। अब छोटी मोटी टर्म्स हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो मतलब होता है सेल, जहाँ भी साइटो आएगा उसका मतलब क्या है, सेल। ठीक है, अच्छा अब आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। मतलब सेल को किसने सबसे पहली बार पढ़ा, देखा, किसने देखा पढ़ा, तो वो है रॉबर्ट हुक। इसने क्या देखा,
उस टाइम माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल वाला मैग्नीफाइंग लेंस वाला था बस, ये वाले तो ऐसे दिखते ना मैग्नीफाइंग लेंस। और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि लैब वगैरह में देखते हैं, वो डिस्कवर नहीं था। तो इस टाइम सिर्फ क्या था अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसने सिंपल माइक्रोस्कोप से ही क्या किया था, स्पेनिश ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री, ओक ट्री होता है ओक, है ना। उस ओक ट्री की इसने बार्क या कॉर्क को देखा उसने, ठीक है, अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस से। तो उसने क्या देखा, उसको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखे, इस तरह के, हेक्सागोन टाइप के, ठीक है। तो ये उसने देखा किसमें, ये क्या थी अपनी बार्क या कॉर्क, किसकी, ओक ट्री की। बार्क मतलब समझते हैं ना, छाल, आउटर लेयर डेड सेल्स की होती है। तो ये एक्चुअल में क्या थी, ये सब ये डेड सेल्स थी, ठीक है। और ये क्या होगा सोचो, ये सेल वॉल होगी, और सेल के अंदर बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो तो सब डेड हो चुकी हैं। तो यहाँ क्या दिखा, उसको कुछ नहीं दिखा, खाली स्पेस दिखा, साइटोप्लाज्म वगैरह सब सूख गया होगा ना, डेड सेल है, बार्क है ये तो उसने ये देखा, तो उसको बस इस तरह खाली डब्बे दिखे, यहाँ बीच में क्या था, एम्प्टी स्पेस था, ठीक है। तो भाई रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री की बार को देखा, उसमें क्या देखा उसको, इस तरह के हेक्सागोनल, खाली डब्बे हेक्सागोनल शेप के, ठीक है भाई। तो उसने इन खाली डब्बों को नाम दे दिया सेलुला। क्या नाम दिया, सेलुला। सेलुला लैटिन वर्ड है, सेलुला का मतलब ही होता है एम्प्टी स्पेस, और बाद में जाके इसको फिर अपन अब बुलाते हैं सेल, ठीक है। तो सबसे पहली बार सेल किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कौन सी सेल थी ये, डेड सेल थी, ठीक है। इसने कौन सी सेल देखी, डेड सेल, ठीक है। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, तो माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो गया। तो माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, एंटोन वैन लीवेनहुक, एंटोन वैन लीवेनहुक, VANN, एंटोन वैन लीवेनहुक। तो उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, कभी लैब में गए होंगे। तो फिर इसने क्या किया, फिर इसने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कई तरह की सेल्स को देखा, जैसे कि इसने बैक्टीरिया को देखा, ठीक है, जो अपने प्रोटोजोआ हैं उनको देखा, जैसे कि अमीबा वगैरह, है ना। इसने सबसे पहले अपनी स्पर्म्स को भी देखा था, स्पर्म सेल को भी देखा, RBC को देखा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन सब सेल्स को देखा। और ये कैसी सेल्स है, लिविंग की डेड, डेड है, सॉरी लिविंग है, मतलब इसने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया, है ना। एंटोन वैन लीवेनहुक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो किस सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को। तो क्वेश्चन आए लिविंग सेल, तो क्या बोलना है, एंटोन वैन लीवेनहुक। डेड आए तो रॉबर्ट हुक। अब क्वेश्चन आए कि हु डिस्कवर्ड द सेल, सिर्फ इतना ही आए तो फिर रॉबर्ट ही बोलेंगे, क्योंकि पहली बार तो यही था ना। अब चलो भले डेड था, लेकिन पहली बार तो रॉबर्ट ही था, समझ गए।
अच्छा, अभी अपन जानते हैं सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से। पहले इतना ज्ञान सबको नहीं था, ठीक है। तो ये ज्ञान किसने दिया सबसे पहले? मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। बोल क्या रहे हैं अपन? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सेल से बना है और किससे बना है? एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सेल और उसके प्रोडक्ट से, ठीक है। सेल के प्रोडक्ट मतलब क्या? सेल क्या बनाती है? प्रोटीन बनाएगी, तो हेयर वगैरह, अपने नाखून है, ये सब सेल की प्रोडक्ट है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, इस बात को अपन बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। सबको पता नहीं थी ये पहली बार किसने बताई? दो लोगों ने बताई। एक है मैथ्यू शेल्डन, ठीक है। ये कौन था? ये एक बोटेनिस्ट था, बोटेनिस्ट, ठीक है। कैसा? जर्मन बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट बॉटनी से आया ना, प्लांट की स्टडी। ये प्लांट को स्टडी करता था, तो उसने देखा होगा कि जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। प्लांट सेल को उसने देखा होगा, ठीक है। कब? 1838 में। तो ये था जर्मन बोटेनिस्ट। 1838 में उसने क्या देखा कि सारे प्लांट किससे बने हैं? सेल से, ठीक है। और एक और बंदा था उसी टाइम पे लगभग, थियोडोर शेजवान। ये कौन था? ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट, ठीक है। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का था। और लगभग उसी टाइम में, मतलब 1839 में एक्चुअल में। तो उसने 1839 में क्या देखा कि सारे जो एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो उसने एनिमल में स्टडी करी थी इसने। दोनों ने एक ही बात निकाली कि ये जितने भी ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हैं? सेल से या उसके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कहलाती सेल थ्योरी। किसने दी थी? इन दोनों ने दी थी, ठीक है। फिर एक आता है, अच्छा ठीक है भाई, अब जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है? अच्छा, अपन तो जानते हैं कैसे बनती है। एक सेल है, इससे दो नई सेल बन गई। सेल कैसे बनती है? ये डिवीज़न से, सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस। ये नई सेल जो डेवलप हुई कैसे हुई? डिवीज़न से। तो सबको ये ज्ञान भी अभी नहीं था, इनको भी नहीं था। ये ज्ञान किसी और ने बताया, तो उस ज्ञान को अपन ने नाम दिया है सेल लाइनेज थ्योरी। सेल लाइनेज थ्योरी। लाइनेज मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक नई पीढ़ी कैसे आती है सेल की, तो उसको बोला है सेल लाइनेज थ्योरी। तो कैसे आती है नई सेल? पुरानी सेल से ही तो आती है, डिवीजन्स के थ्रू। तो ये बात है क्या? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल्स बनती है वो किससे बनती है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से सेल है उन्हीं से बनती है थ्रू सेल डिवीजन। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात किसने बताई? इनको तो ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान किसने दिया? रुडोल्फ विरचाउ। ठीक है। कब दिया था ये? 1855 में। तो इनके कुछ समय बाद, है ना। और इसने ये जो बात बोली थी, न्यू सेल कहाँ से आती हैं? फ्रॉम पुरानी सेल से, डिवीज़न के थ्रू। ये तो इंग्लिश में लिखा है, इसने थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में लिखा था। इसने क्या लिखा था?
किसने लिखा था ये? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो सेल लाइनेज थ्योरी का स्टेटमेंट ये भी चलता है, ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूलर। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब सब अपनी भाषा में लिखते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लेते हैं, है ना। और एक सेल एक न्यूक्लियस होता है सेल में, है ना। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं अपन न्यूक्लियस को? इट इज द ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन या डायरेक्टर ऑफ सेल, डायरेक्टर या ब्रेन ऑफ सेल। मतलब सेल के जो भी काम है, प्रोटीन बनाना, ये करना, वो करना, सब कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। डायरेक्टर है ना, पिक्चर में डायरेक्टर होता है, एक्टर एक्टिंग करता है, सब अपना अपना लिरिसिस्ट लिरिक्स लिख देते हैं, गाने वाले गाना गाते हैं, लेकिन कैसे उनको एक्टिंग करनी है, कैसे काम करना है, वो सब कौन बताता है? डायरेक्टर। तो सेल के जितने भी काम है, कैसे करना है, वो कौन बताता है? न्यूक्लियस। ये किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट, नहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो इंग्लिश के पोएट है, वो तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, 1832, है ना। ठीक है। और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गया, तो फिर और स्ट्रक्चर्स को देखा गया, गोल्जी बॉडी, ये वो सारी स्ट्रक्चर धीरे धीरे सब डिस्कवर होते गए। इसने भी ये माइक्रोस्कोप में ही देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अच्छा, अपन सेल को डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स की। किस बेस पे? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बेस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन है या नहीं है, तो अगर है तो उनको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जानते ही हैं अपन, कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। मतलब जो डीएनए है वो कैसा है? डीएनए नहीं है, डीएनए का है, नहीं है, आधा वादा क्या? डीएनए है वो ऐसे ही खुला पड़ा है, कवरिंग नहीं है, सेल है अपनी, बस डीएनए यहाँ पे ऐसे से पड़ा हुआ है, इसके लिए ऐसी कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना। डीएनए खुला पड़ा है, तो डीएनए फ्रीली सस्पेंडेड। कहाँ पे? इन द साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा है, समझ रहे ना बात को। और इसमें हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, सिंपल बात है। बाकी इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं। अब जो सेल है
इनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का हो सकता है, ठीक है। साइज ऑफ सेल, जैसे कि अपनी प्रोकैरियोट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इनका जो एवरेज साइज है वो बहुत कम होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट मतलब पुराने ज़माने की सेल, तो ये थोड़ी छोटी मोटी होती है क्योंकि इनमें कुछ खास चीज़ें होती नहीं है, और डिटेल में भी आगे देखेंगे। तो इनका साइज़ होता है 0.2 से लेके 0.5 माइक्रोन। हाँ, सेंटीमीटर नहीं, क्या, माइक्रोन। माइक्रोन मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। इसी तरह 1 माइक्रोन बराबर, या माइक्रोमीटर बोल देते हैं इसको, 1 माइक्रोमीटर। सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर होता है ना। मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ और 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6, है ना। मतलब 1 मीटर का 1/10⁻⁶ हिस्सा। तो ये लगभग इनका साइज इतना होता है। और जो अपनी यूकैरियोटिक सेल है, कौन सी, यूकैरियोटिक सेल, ये थोड़ी बड़ी है इनसे, तो इनका साइज है थोड़ा ज़्यादा, एवरेज साइज। इनका एवरेज साइज है लगभग 25 माइक्रोमीटर, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। 25 माइक्रोमीटर या 25 माइक्रोन लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ सेल। अब सेल्स का शेप भी अलग अलग होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, या सबसे स्मॉलेस्ट सेल, पहले बताओ। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनका नाम है माइकोप्लाज्मा। इनको एक और नाम से बुलाते हैं PPLO। क्या नाम है इनका एक और, PPLO। PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लार्जेस्ट सेल है वो कौन है, वो है एसिटाब्यूलेरिया, एसिटाब्यूलेरिया, ठीक है। हाँ, अब ये सब में स्मॉलेस्ट ये है, और सब में लार्जेस्ट ये। और वैसे ये प्लांट में है, लार्जेस्ट प्लांट में है। लार्जेस्ट प्लांट सेल है एसिटाब्यूलेरिया, 10 सेंटीमीटर का है। वही अपना यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है ये। और लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी है, ये है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच जोड़ नहीं सकते, बर्ड थी ना बिना उड़ने वाले, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इसका डायमेंशन होता है 17 × 15 सेंटीमीटर। लौंडा होगा ऐसा, हाँ, एग्जैक्ट चौकोर तो नहीं, मतलब लगभग डायमीटर ऐसा कुछ रहता ना। तो ये होगा 15, एक ऐसे होगा 17। और एक होता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल का क्या मतलब है, लंबी सेल। लंबी कौन है, अपनी ह्यूमन में बात कर रहे हैं।
नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन्स, याद है ना स्ट्रक्चर? ऐसे ऐसे नहीं बनाते थे, ऐसी लंबी सी रहती थी, पूंछ होती थी, डेंड्राइट्स होते थे। डिटेल में पढ़ना है, पूरा चैप्टर है। तो लंबी लंबी इनको सिग्नल ले जाना है ऐसे ऐसे। कैसे ले जाता है एक दूसरे से। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं। साइज हो गया, शेप भी इनका अलग अलग होता है सबका। देखो बुक में बना है, ये बना शेप ऑफ सेल, शेप भी अलग अलग है। जैसे कि आरबीसी जो है अपनी, आरबीसी का शेप कैसा दिखता है? इस तरह, कैरम की गोटियां जैसे। लेकिन अगर साइड से देखेंगे थोड़ा चपटी रहती है, ठीक है, ये थोड़ी बीच से ऐसी चपटी है, ऐसे में गोल है लेकिन बीच से थोड़ी चपटी है। तो उसको अपन ने क्या बोला था? बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव डिस्क, है ना? ठीक है। और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कोई इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, कैसी है? इरेगुलर, हाँ, या अमीबॉइड। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या होता है? इनका काम है बैक्टीरिया पकड़ना। बैक्टीरिया यहाँ तो यहाँ सीडोपोडिया बना के पकड़ लेगा, यहाँ है तो यहाँ सीडोपोडिया बना के पकड़ लेगा, है ना? तो इनका कोई फिक्स शेप ऐसा नहीं है। और नर्व सेल भी अपन ने देख ली, नर्व सेल, है ना? ये ऐसी ऐसी डिटेल में देखना है अभी इसको। डेंड्रॉन, एक्सॉन, कुछ याद हो? ठीक है। ये तो और भी हैं, कुछ ऐसी लंबी लंबी होती है, देखा होगा, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ओवल शेप की, पढ़ा है अपन ने। ठीक है, अब अपन बात कर लेते थोड़ी सी प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन आती थी इसमें? कौन आते थे? मोनेरा किंगडम के सारे लोग, मोनेरा के बोले तो बैक्टीरिया, है ना? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोसिस्टिस, बहुत सारे, माइकोप्लाज्मा, कई सारे लोग हैं। ये सब इस किस में आते हैं? मोनेरा में। सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और सबका शेप साइज अलग अलग होगा, थोड़े बहुत फीचर अलग होंगे। लेकिन अपन जो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया को लेके, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल तो कई हैं, बैक्टीरिया भी है, आर्की बैक्टीरिया भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, बहुत से लोग हैं, ठीक है। लेकिन अपन एक जनरल उठा के चल रहे हैं, किसको? बैक्टीरिया को, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर अपन ने शायद देखा था पहले भी। ठीक है, ये है अपनी इसकी क्या? सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर होती है क्या? इनके ऊपर है ये सेल वॉल। बैक्टीरिया में क्या होती है? सेल वॉल होती है। ये ऊपर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर भी एक चिपचिपी सी लेयर होती थी, हाँ, चिपचिपी लेयर,
ठीक है। इसको क्या बोलते थे, काय के लिए है वो, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स की चिपचिपी सी एक लेयर होती है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह पे ये इस तरह होता है। बताते हैं क्या है ये सब। और भाई डीएनए भी होगा, डीएनए पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ खास चीज़ें नहीं है, सिर्फ क्या है इसके पास अपना डीएनए, ठीक है, डीएनए है। इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक डीएनए। जेनेटिक डीएनए का क्या मतलब है, जेनेटिक मटेरियल है इसमें, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन है जीन्स की, है ना, ठीक है। ये क्या है, ये भी डीएनए ही है, लेकिन ये जेनेटिक वाला डीएनए नहीं है, ये दूसरा डीएनए, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी सबको एक एक करके समझेंगे। और ये जो बना दिए ऐसे गोल गोल से दाने, ये क्या है, ये राइबोसोम है, ठीक है। और ये जो ऐसे से उठे उठे बना दिए हमने, ये क्या है, ये है पिलाई या फिम्ब्री हो सकते हैं, ठीक है। और क्या बच गया, ये भी दिख रहा कुछ, ये अपनी सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन ये अंदर की तरफ फोल्डिंग हो गई है इसमें, सेल मेम्ब्रेन में, और पिलाई में, और बाहर की तरफ फोल्डिंग हो गई है सेल मेम्ब्रेन की। तो ये क्या है, इनफोल्डिंग है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। इनको बुलाते हैं अपन मीजोजोम। क्या है ये, मीजोजोम, ठीक है, समझ गए। अब सबको एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका डीएनए, और यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है, अभी लिखा था अपन ने, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो फिर इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। अच्छा, मिटा दें इसको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, अरे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, बताया था ना, NuClEoid, न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस जैसा। न्यूक्लियस एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कवर्ड नहीं है, है ना। तो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है ये, कि भाई जहाँ डीएनए रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन कवरिंग है नहीं, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा। या इसी को क्या बोलते हैं, जीनोफोर, ठीक है। जीनो मतलब जेनेटिक मटेरियल, फोर मतलब बियर करना, मतलब जहाँ जेनेटिक मटेरियल रखा है, जीनोफोर। या फिर इसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट मतलब एंशिएंट, पुराने ज़माने वाली सेल है ना, प्रोकैरियोटिक, तो इसलिए इनको बोल देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। चलो, तो यहाँ जो डीएनए था वो कैसा था, यहाँ पे जो डीएनए खुला पड़ा है, और जो किस तरह है, वो सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और क्रोमोसोम है वो सिंगल है क्रोमोसोम, जैसे अपने में 23 पेयर होते हैं, इसमें सिंगल ही पेयर होता है। तो उनका डीएनए खुला पड़ा है, और साथ ही साथ इनमें वो भी नहीं है, क्या हमने बताया था तुम्हें, जब भी जो अपना डीएनए होता है वो एक प्रोटीन के ऊपर लपटा हुआ रहता है, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। किसका प्रोटीन, किसका डीएनए प्रोटीन में लपटा हुआ रहता है, अपना मतलब यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट का भी
नहीं है लपटा, ठीक है। मतलब इनका डीएनए खुला भी पड़ा है और ना ही इनमें प्रोटीन में लपटा हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंड मतलब इस तरह वाला, दो ऐसी सीढ़ियाँ, इसको फोल्ड कर दो तो दो डंडे हैं इसमें भी, तो इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड तो है, लेकिन ये जो पूरा ऐसा धागा जैसा बन जाएगा लंबा सा, प्रोटीन से लपटा हुआ नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन। और एक ही था, एक ही पेयर था, मतलब उसको बोलेंगे सिंगल डीएनए, सिंगल, हाँ सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है, शॉर्ट में डीएस लिख देते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है। और क्या है बोलो, सर्कुलर था, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, या चलो सिंपल लिख दो, नेकेड बोल देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। और एक हमने बनाया था प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कैसा बनाया था हमने, अलग से बनाया था, साइड में बनाया था ना, ऐसे इस तरह का कुछ। ये भी क्या दिख रहा अपन को, सर्कुलर दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड है, कुछ नहीं, यही वाला डीएनए लिया अपन ने, इसको ऐसे जोड़ दिया, सर्कल बना दिया, ये भी वैसा ही है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये अपना जेनेटिक डीएनए नहीं है। ये कौन सा था, जेनेटिक डीएनए, मतलब अपनी जीन्स की इंफॉर्मेशन थी, इसमें जीन्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम वाला नहीं, उससे हट के अलग दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये कैसा होता है, सर्कुलर, अब इसमें क्या रहता है, तो भाई इसमें तो इन्फॉर्मेशन रहती है अपनी बॉडी की, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल की, भाई इसमें काय की इन्फॉर्मेशन रहती है, इसमें कौन से जीन्स होते हैं, इसमें हो सकते हैं एफ जीन या आर जीन या नेफ जीन एटसेट्रा। आर एफ जीन क्या है, यहाँ पे फर्टिलिटी जीन, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 20-15 मिनट में ही उनकी तादाद लाखों में हो गई, बहुत फटाफट डिवाइड करते हैं, किसके कारण, एफ जीन के कारण। वो कहाँ मिलेगा अपन को, प्लाज्मिड में, ना कि इसके वो वाले डीएनए में, किस वाले में, जेनेटिक डीएनए में। हाँ, जेनेटिक डीएनए में किसकी इंफॉर्मेशन है, उनकी बॉडी की, है ना, अदर इंफॉर्मेशंस, लेकिन जो फटाफट मल्टीप्लाई करना है वो वाली इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी। और आर जीन क्या, रेजिस्टेंट जीन, कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, दवाई खाने पे भी ठीक नहीं होते, तो वो वाली इंफॉर्मेशन की दवाई से कैसे बचा जाए, एंटीबायोटिक से कैसे बचा जाए, वो कहाँ मिलेगा, प्लाज्मिड में मिलेगा वो वाला जीन। और निफ जीन, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, तो वो जानकारी कहाँ मिलेगी इनकी, प्लाज्मिड में। और उस पार्ट ऑफ डीएनए को क्या बोलेंगे, निफ जीन। समझ रहे हो, जीन का मतलब समझते हो ना, जैसे अपना ये डीएनए है, तो मान लो इतने टुकड़े में इंफॉर्मेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करना है, उसकी जानकारी कहाँ है, डीएनए के इस पोर्शन में। और इस पोर्शन में मान लो इंफॉर्मेशन है कि फटाफट डिवाइड कैसे करना है, ठीक है, सेल डिवीज़न की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो इस टुकड़े को अपन बोलेंगे
जीन क्या बोलते हैं इसको? जीन। जीन मतलब पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स द इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी पर्टिकुलर फंक्शन की इसमें इंफॉर्मेशन कोड होती है किसी पार्ट ऑफ डीएनए में। अब इसमें किसकी इंफॉर्मेशन है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया निफ जीन। तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज़ द इंफॉर्मेशन है विच कोड्स द इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो सर्कुलर डीएनए था, मान लो इतने जगह पे इंफॉर्मेशन है फर्टिलिटी की, बाकी इतने जगह पे किसी और की, तो किसी और की, हर जगह पे अलग अलग रहती है, तो अलग अलग जीन्स हैं इधर पे। ठीक है, और सेल वॉल, इसमें सेल वॉल बनाई थी अपन ने। इसकी सेल वॉल किससे बनी है? जैसे प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से नहीं बनी, इनकी सेल्यूलोज बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन CN। ग्लाइकन आया है ग्लूकोज या कह लो शुगर से, कार्बोहाइड्रेट। और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइडो आया, पेप्टाइड से पेप्टाइड बॉन्ड होता है, आगे पढ़ेंगे वो। और पेप्टाइडोग्लाइकन किसको बोलते हैं एक्चुअली? इनमें दो यूनिट्स होती है, NAM और NAG। NAM का फुल फॉर्म है, बताओ। अरे ये बोल रहे थे हाँ, उसका एग्जाम है अभी, एलन का स्कॉलरशिप वाला, तो उसका भी ये 28 से 10 के बीच में किसी भी दिन होगा, तो उसके लिए हम आ जाए, आप थोड़ी हेल्प करवा दें। हाँ, अभी उसकी डेट नहीं आई है, बोल रहे 4-5 दिन में बता देंगे वो। NDC करवा रहे क्या आप? हम क्या है ये पढ़ा है पढ़ने वैसे। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, और NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल किससे बनी है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और किससे? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से, जिन दोनों को मिला के बोल देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, कैसा है, क्या है स्ट्रक्चर, वो अपन पढ़ते हैं जब अपन ग्रेजुएशन करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, और नाम ही याद कर लिया बहुत है। ठीक है, और इनकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन किसकी तरह है? अपनी तरह कि अलग हो? थोड़ी सी बोलो, थोड़ी सी अलग है। ठीक है, क्या अलग है? इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स नहीं होते। क्या नहीं होते? स्टीरॉल्स नहीं होते। बाकी स्ट्रक्चर अपने ही जैसा है, मतलब यूकैरियोट जैसा, लेकिन इनकी सेल मेम्ब्रेन में बस क्या नहीं है? स्टीरॉल नहीं है। स्टीरॉल क्या है? ये एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है, उस चैप्टर में पढ़ लेंगे। अच्छा, स्टीरॉल का वैसे काम क्या होता है, हल्का सा ये समझ लो। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मतलब टूट फूट ना जाए, बिखर ना जाए, लेकिन इनको स्टीरॉल की ज़रूरत नहीं होती। इनके में सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल नहीं है, इनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है बोलो? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है।
ये वैसे इतनी हार्ड होती है, तो इसको सपोर्ट दे देगी ना सेल मेम्ब्रेन को, तो इनको सपोर्ट एक्स्ट्रा इसकी सपोर्ट की ज़रूरत। हाँ, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नहीं होती। तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसको थोड़ी मजबूती देने के लिए अपनी सेल वॉल में क्या होता है? स्टीरॉल होता है। समझ रहे? नहीं समझे? अपने में सेल वॉल नहीं है, तो अपनी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इनमें होता है स्टीरॉल, इनको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा जो थे, कौन? माइकोप्लाज्मा, इनमें सेल वॉल नहीं होती। इनमें सेल वॉल, सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल है, लेकिन सिर्फ माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। याद रखना, लिख नहीं पाए, ठीक है? सेल वॉल सब में होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। मतलब इनमें क्या होता होगा, सोचो, इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता होगा? स्टीरॉल होता होगा, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन स्टीरॉल एब्सेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है, सपोर्ट चाहिए अलग से, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर अपन ने लिखा था, मीजोजोम। मीजोजोम क्या था बोलो? इनफोल्डिंग्स थी। किसकी इनफोल्डिंग? सेल वॉल की नहीं, सेल मेम्ब्रेन की। नहीं ऐसे बनाया था अपन ने, ये ऐसा ये अपनी सेल मेम्ब्रेन थी और उसी अंदर की तरफ मुड़ गई थी। तो मीजोजोम क्या है? और ये अंदर की तरफ फोल्डिंग है, तो इसको बोल देते हैं मीजोजोम, है ना? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ काम क्या चलता है? ये काय में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कॉपी हो ना। जब सेल डिवाइड होती है तो डीएनए कॉपी होता है, और मतलब सेल डिवीज़न में भी हेल्प करेगा, बात वही है, सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा। और अपन खाना खाते तो एनर्जी मिलती है ना? मतलब फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना नहीं होता, रेस्पिरेशन मतलब हाँ फूड को ब्रेक डाउन करना। हाँ, फूड का तो ब्रेक डाउन हो चुका है, उसको तो डाइजेशन बोलते हैं। फूड का ब्रेक डाउन, फूड का ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालना, CO2 VO2 में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? याद करो, एरोबिक, ठीक है? तो एक्चुअल में किस में हेल्प करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। नॉर्मली ये काम कौन करता है अपने सेल में? हाँ, अपने सेल में ये फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालना, ये कौन करता है अपने सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं बोलते? तो कहाँ से करता है? फूड को ऑक्सीडाइज करके तो एनर्जी बनाता है। नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई, कहानी है ना, फूड को अपन ने ब्रेक डाउन किया, तो उस झंझट को क्या बोलते हैं? डाइजेशन, ठीक है? और फिर जो फूड जो ब्रेक डाउन हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? अपने प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये कहाँ जाते हैं? सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया उनको फिर और ऑक्सीडाइज जला के उससे एनर्जी निकालता है। लेकिन इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो थी नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम यहाँ किसने किया? मीजोसोम ने। हाँ, नहीं आ रहा समझ में? जब अपन खाना अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, उसको उससे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाली जा रही है, ऑक्सीडाइज करके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। जब फूड को तोड़ रहे थे तो क्या कहलाता है? डाइजेशन। और फिर डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करना, उससे एनर्जी निकालना, इस कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इनमें कहाँ होता है? मीजोसोम में। तो मीजोसोम को कहा जाता है एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगस का मतलब नहीं, एनालॉगस का मतलब सेम फंक्शन होना, सेम फंक्शन लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। सोचो, म्यूजियम अलग चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग चीज़ है, लेकिन काम सेम है। ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन। 10th में पढ़ा होगा एनालॉगस ऑर्गन्स, हाँ पढ़ा था। होमोलोगस, एनालॉगस, होमोलोगस एनालॉगस पढ़ा था। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, या डिफरेंट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर, वहीं से तो आया है ये। तो एनालॉगस में होता है सेम फंक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट। समझ गए? बाकी कल पढ़े, नहीं किया था।